हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी के भूगोल विषय के अध्याय 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं जो भारत में पूरे विश्व की, ठीक है, पूरे विश्व की उपजातियों में 8% जनसंख्या लगभग की 16 लाख प्रजातियाँ भारत में ही, अकेले भारत में पाई जाती है। ठीक है, हमारे देश में ऐसे 81,000 वन्यजीव उपजातियाँ भी है, इसके और लगभग 47,000 जो है वनस्पति उपजातियाँ। ठीक है, वन्यजीव देखें तो 81,000 और वनस्पति 47,000 उपजातियाँ पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा भी जो विदेशी मूल के पौधे हैं, भारत में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है वन्यजीव वनस्पति के अंतर्गत। ठीक है, भारत में जो बड़े प्राणी हैं जो कि स्तनधारियाँ आती है, उसके अंतर्गत 79 जातियाँ स्तनधारियों की है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जिनमें पक्षियों की भी 44 प्रकार की जातियां हैं। सरीसृप अर्थात जो सांप और रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, इस प्रकार के 15 जातियां हैं। और जल स्थलचर की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा इन पे, जैसे मगरमच्छ हो गया, ठीक है, घड़ियाल हो गया। तो ये इस प्रकार के जल और स्थल में रहने वाले जो जल स्थलचर कहा जाता है, तो ये 3 जातियाँ जो है लुप्त होने की कगार पे है। ज़्यादा मात्रा में देखें तो फूलदार जो वनस्पति होती है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फूल लगते हैं, और रीढ़धारी जो प्राणियाँ होते हैं, ठीक है, तो इनके लुप्त होने का जो खतरा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। यह जो प्राकृतिक जो लुप्त का प्राकृतिक दर है, अर्थात जिस गति से धीरे धीरे जीव लुप्त होते हैं, तो ये फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियाँ इनकी तुलना में 50 से 100 गुना ज़्यादा तेज गति से लुप्त होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की गई है। आगे देखें, नेक्स्ट देखें तो हमारे देश में जो आवरण है, ठीक है, इसके अंतर्गत अनुमानित जो 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है पूरे वन क्षेत्रफल में, जो कि अगर हम देखें भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का, तो केवल 24.01% इसका हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के वन है। सघन वन, जिसके अंतर्गत जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है या पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, काफ़ी सघन मात्रा में वन है, तो ये केवल 12.24% ही हैं। ठीक है, खुला वन, जहाँ पे पेड़ों की संख्या कम है परंतु वनीय क्षेत्र उसको घोषित कर दिया गया है, ऐसे प्रकार के वन 8.99% हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वन जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में यहाँ पे पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा या गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं, तो ये केवल और केवल 0.14% यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वन हो गए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 की बात करें तो इसके अनुसार जो है 1997 से सघन वन का क्षेत्रफल 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, इससे पहले काफ़ी मात्रा में वन काटे जा रहे थे कृषि कार्य हेतु या विभिन्न कार्यों हेतु, लेकिन धीरे धीरे जन जागरूकता की वजह से पेड़ पौधे लगाने की भी यहाँ पे एक चेतना जगी। ठीक है, और इसके कारण से 10,098 वर्ग किलोमीटर वृद्धि भी देखने को मिलती है। और यह वृद्धि जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। ठीक है, तो ये एक चेतना का कारण है, इसके प्रति पर्यावरण के प्रति एक चेतना का जागृत होने की वजह से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास किया गया। पौधे और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के लिए देखें, पौधे और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए तो एक संस्था कार्य करती है, ठीक है, जिसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक अपनी लिस्ट बनाई जाती है या विभिन्न श्रेणियों में अपने पूरे जीव जंतु या पेड़ पौधों को विभक्त किया गया है। सामान्य जातियाँ जिनको कोई खतरा नहीं है वर्तमान में, जैसे पशु हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, साल और चीड़ नामक वृक्ष हैं, और कृंतक जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इस प्रकार के, ये सामान्य जाति हैं, इनको अभी कोई खतरा नहीं है। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत जिनमें लुप्त होने का खतरा रहता है परंतु अभी पूर्णतः लुप्त नहीं हुए हैं, जैसे कि काला हिरन, ठीक है, शेर पूँछ वाला बंदर, ये प्रमुख जातियाँ हैं जो कि संकटग्रस्त स्थिति में हैं। और ये किसके द्वारा बताया गया है? IUCN, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसके द्वारा यह जो श्रेणियां यहाँ पे बनाई गई है। आगे देखें, नेक्स्ट जो होती है इनकी श्रेणी के अंतर्गत सुभेद्य जाति, ऐसी जातियां जो वर्तमान समय में तो है परंतु ये काफ़ी जल्दी समाप्त हो रहे हैं और संकटग्रस्त होने का इनके चांसेस बनते हैं, जैसे कि नीली भेड़ हो गई, ठीक है, एशियाई हाथी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इनका शिकार किया जा रहा है। गंगा नदी की डाल्फिन, ठीक है, गंगा नदी में काफ़ी प्रदूषण की वजह से डाल्फिन की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो रही है। दुर्लभ जातियों की बात करें तो ये ऐसी जातियां हैं जो कभी कभार ही दिखाई देती है। ठीक है, ये दुर्लभ जातियां हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है, और अगर इनका शिकार किया गया तो ये पूर्णतः समाप्त भी हो सकती हैं। ठीक है, स्थानिक जातियां देखें
तो ये ऐसी जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे अगर मान लीजिए भारत के अंतर्गत ही, तो पूरे भारत में नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एक क्षेत्र में मिलेगा। जैसे अंडमानी टील, ये केवल अंडमान निकोबार में पाया जाएगा, ठीक है। निकोबारी कबूतर केवल निकोबार क्षेत्र में, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में ये कबूतर पाए जाते हैं। अरुणाचल के मिथुन, ये केवल अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ये मिथुन एक प्रकार का पशु है, तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। लुप्त जातियाँ बेजातियाँ होती है जो कि पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, अब ये एक भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो एशियाई चीता है, ठीक है, हमारे एशिया में ये पहले चीता पाया जाता था, परंतु वर्तमान में पूर्णतः लुप्त हो गया है। और गुलाबी सिर वाली बत्तख, यह भी एक प्रमुख जाति है, यह भी पूर्णतः लुप्त हो गई है। भारत में अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देखें 1951 में, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो कि कृषि भूमि में परिवर्तित कर दी गई, ठीक है। तो कृषि एक प्रमुख कारण है वन क्षेत्र को समाप्त होने के लिए। कृषि क्षेत्र कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काटे भी जाते हैं। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक स्थान पे मान लीजिए ये वन का क्षेत्र है, एक स्थान पे यहाँ पे पेड़ों को काट कर यहाँ पे कृषि की गई, कुछ सालों तक 2-3 साल यहाँ पे लगभग कृषि की जाती है। फिर इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे वन क्षेत्र में जाके उस वन क्षेत्र को काट कर वहाँ पे 2-3 साल कृषि की जाती है और इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पे उसी प्रकार तो ये गति आगे बढ़ती जाती है और यहाँ से वन समाप्त होते जाते हैं, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि, जिसे स्लेश और बर्न कृषि अर्थात काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। यहाँ पे पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, फिर आगे उसी प्रकार दूसरे भाग में भी उसी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इसके कारण भी जो वनस्पति हैं ये काफ़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। अगर 1952 में जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, 1952 से अगर देखें नदी घाटी विभिन्न नदियों पे विभिन्न परियोजनाएं, बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, उनके कारण भी 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्र साफ कर दिया गया। और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है क्योंकि विभिन्न जो डैम हैं या जो जल संरचनाएँ हैं अभी भी छोटी छोटी बड़े बड़े जितने भी नदियाँ हैं उन पर बनाई जा रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे इस पे बांध बनाया जा रहा था जिसे नर्मदा सागर परियोजना कहा गया। तो इस पे भी 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र है इसके जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आने से पूरे यहाँ की भी वनस्पति समाप्त होने का खतरा है, ठीक है। हिमालय का यव एक प्रकार का ये पेड़ है जिससे इसके रस से काफ़ी उपयोगी औषधि का निर्माण किया जाता है। तो इस पे भी अभी काफ़ी मात्रा में खतरा मंडरा रहा है। यह चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, परंतु इस पे भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो पेड़ है काफ़ी उपयोगी है, ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। तो इसके पेड़ की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से भी टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, ठीक है। और ये पेड़ मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है उसका उपयोग कैंसर के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में जैसे इसका निष्कासन करने के बाद पेड़ पौधे जो हैं रसायन के निकलने से सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की इन पे आपदा संकट आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पेड़ों के भी लुप्त होने का खतरा काफ़ी समय से मंडरा रहा है, ठीक है। आगे देखें तो भारत में अगर भारत की बात करें तो अधिक से अधिक प्राकृतिक वन जो हैं सूख चुके हैं, ठीक है। 1/3 भूमि सूख चुकी है, काफ़ी कम जो है यहाँ पे सूखा का प्रभाव यहाँ पे, क्योंकि मानसूनी वर्षा है। कभी मानसून में अगर अच्छी बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो बारिश की मात्रा कम हो जाती है। 70% जो धरातलीय जल का क्षेत्र है प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग या विभिन्न फैक्ट्रियों की जो नदी के द्वारा जो रसायन बहती है, तो इसके द्वारा भी जो जल स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से 40% मैंग्रोव वन भी समाप्त हो चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं। भारतीय पर्यावरणविद जो हैं, जो पर्यावरण के जानकार हैं, उनकी मांग पे सरकार ने भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था वन्यजीवों के आवास के रक्षा प्रदान करना, अर्थात जहाँ पे वन्यजीव हैं वहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप न करते हुए उनको रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। 1973 में 1973 में अधिकारियों ने देखा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो बाघ थे 55,000 से भी अधिक थे, परंतु शिकार
या विभिन्न प्रकार के उन पे मृत्यु आने की वजह से, रोगों के वजह से या शिकार की वजह से इनकी संख्या जो है केवल और केवल 1973 के आते तक 1827 रह गई। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने प्रयास किया, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वह 1973 में हुई, 1973 में, ठीक है। इसके द्वारा बाघों की संख्या 1985 में 4002 हुई, फिर आगे चल के 1990 में 4334 हो गई, बढ़ती गई। परंतु आगे चल के फिर से 1993 अर्थात 1993 में इसकी संख्या 3600 तक पहुंच गई, अर्थात इसकी संख्या कम हुई। भारत में अगर देखें तो जो बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं 32,137.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैले हुए हैं, ठीक है। और इनका प्रमुख उद्देश्य जो बड़े आकार के जैव जाति है, जो बाघ है, हाथी है, बाघ रिजर्व जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत बड़े बड़े जो जीव हैं, हाथी, बाघ, हिरन, ये सारी चीज़ों को बचाने का इनका उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखें तो जो बड़े बड़े संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उत्तराखंड में कार्बेट, उत्तराखंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वाले क्षेत्र का संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में सरिस्का, ठीक है। यहाँ असम वाले क्षेत्र में देख सकते हैं मानस अभ्यारण्य है, जो कि गेंडों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सींग वाले गेंडे यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, तो बाघों के साथ साथ गेंडों का भी संरक्षण हो जाता है। केरल में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बाघों के संरक्षण के लिए। तो ये जो है बाघ संरक्षण के लिए भारत में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जहाँ पे इनके प्राकृतिक आवास में ही इनका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86, इसके अंतर्गत जो तितलियाँ होती है, पतंगे होते हैं, छोटे छोटे भ्रगे होती है, ड्रैगन फ्लाई जिन्हें तितली भी कहते हैं, तो ये इनके संरक्षण के लिए भी प्रयास किए गए, ठीक है। विभिन्न वन्यजीवों के साथ साथ में छोटे छोटे कीट पतंगों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 1991 में पहली बार जो पौधों को भी इन नियमों के अंतर्गत ला दिया गया, जो कि इनकी जो लुप्त होने वाली श्रेणी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। तो 6 जातियों के पौधों को पहली बार 1991 में इसके अंतर्गत रखा गया। आगे देखें तो भारत सरकार द्वारा जो है अधिकतर वन और वन्यजीव जो कि या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है, या तो वन विभाग जो है वो सरकार के मतलब वन विभाग के प्रबंधन के द्वारा भी, या लोगों के साथ में सामुदायिक रूप से भी उसको संरक्षित किया जाता है। तो अगर देखें वर्ग, जो संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन होते हैं, जिसमें से जो देश के आधे से अधिक वन हैं वो आरक्षित हैं, ठीक है। जो इतने भी यहाँ पे घने वन जो पाए गए हैं भारत में, तो आधे से अधिक जो वन है संरक्षित हैं। रक्षित वन क्या होते हैं कि जो समुदाय के द्वारा भी रक्षित की जाती है और सरकार का भी प्रयास रहता है, तो ऐसे वन जो है रक्षित वन कहलाते हैं। और जो भारत के कुल क्षेत्र का 1/3 जो वन है ये रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अवर्गीकृत वन में ऐसे जो वन हैं जो बंजर भूमि या वन इस प्रकार की जो सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में रहते हैं, अर्थात किसी गांव या क्षेत्र के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, तो इसके अंतर्गत आरक्षित और रक्षित वन सर्वाधिक है। यह कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में वनों की जो क्षेत्रफल है उसका 75% आरक्षित वन के अंतर्गत ही आता है। आगे देखें तो जो राजस्थान का अलवर जिला है, आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान, यहाँ के जो अलवर जिले में 5 गाँवों के लोगों के द्वारा 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे शिकार और बाहर लोगों के प्रवेश पे भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये सरकार और लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किया गया, ठीक है। 1988 में जो ओडिशा सरकार है, आप यहाँ नक्शे में ओडिशा देख सकते हैं, तो इनके द्वारा एक नियम लाया गया संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। और एक शुरुआत की गई कि गाँव के स्तर पर संस्थाएँ बनाया जाए पेड़ों पौधों इनके जीव जंतुओं के या वनस्पतियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। और ग्रामीण और वन्य विभाग के अधिकारी इसमें संयुक्त रूप से कार्य करें। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें आगे चल के विभिन्न संस्थाएं भी बनी और इनके द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया। तो ये रही हमारी जानकारी वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।